ओके। आज लेक्चर के क्रम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और एक्चुअली इसे पहले करना चाहिए था, लेकिन एक आध लेक्चर ज़रूर बाद में हो गया है कि बॉन्ड फिशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और इससे बीएससी पार्ट 1 में क्वेश्चन भी आता है। तो मुझे याद पड़ा कि इसको तो हमने छोड़ दिया है और आप लोगों के साथ आज मैं चर्चा कर रहा हूँ कि बॉन्ड फिशन का अर्थ होता है एक्चुअली ब्रेकिंग, और अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, कुछ नए बॉन्ड नहीं बनेंगे, तो समझिए कि रिएक्शन नहीं हुआ। रिएक्शन होने की सबसे पहली शर्त यही है कि पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने। अब क्वेश्चन होता है कि जो बॉन्ड हमारा ब्रेक होता है वो बेसिकली ये दो फैशन है, एक तो हेट्रोलिटिक है और दूसरा होमोलिटिक फैशन है। ये दो फैशन में ही बॉन्ड टूटता है, यही दो वे है। अब उसमें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन और बड़ा आसान है, आपको सब समझ में आ जाएगा। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन पहला है। होमो का मतलब आप जानते हैं एक समान, होमो का अर्थ जो है वो समान कहलाते हैं हिंदी में। और जैसे कि ए बी मान लीजिए बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब क्या? बॉन्ड मतलब कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि अगर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हो रहा है तो क्या होगा। पहली चीज कि ये जो दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से होगा और एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों स्पीसीज के पास आ जाएगा। और ऐसी स्पीसीज जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन न हो, उसको हम कहते क्या हैं? फ्री रेडिकल्स। हिंदी में इसको हम मुक्त मूलक कहते हैं और इंग्लिश में से हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये फ्री रेडिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट। फ्री रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव। फ्री रेडिकल परमानेंट नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्यों? because of they have a odd electron and they want to pair up। ये अपना पेयर बनाने के लिए क्या है? उत्सुक है, क्योंकि इस पर स्टेबिलिटी तभी मिलेगी उनको। इसीलिए ये जो स्पीसीज फ्री रेडिकल हैं ये भी हमारे इंटरमीडिएट हैं और बहुत सारे रिएक्शंस में आपको मिलेगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन आपको मिलेंगे केमिस्ट्री। यहाँ जो हम चर्चा आपके साथ कर रहे हैं कि अगर ये बॉन्ड हमारा इस होमोलिटिक फैशन में टूटा तो निश्चित रूप से फ्री रेडिकल्स बनेगा। अब आपके एग्जाम में इस तरह के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं कि होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से क्या होता है। फ्री रेडिकल बनता है, कैटायन बनता, अगला ऑप्शन होगा एनायन बनता, इस तरह के ऑप्शंस आपके पास होंगे। तो बहुत आसान है कि आप फ्री रेडिकल पे उसको क्या करेंगे? निशान लगा देंगे। या दूसरी तरह से आपसे पूछ सकता है कि फ्री रेडिकल जनरेट होने के लिए बॉन्ड फिशन कैसा होगा? बॉन्ड फिशन कैसा होगा? तो उसमें भी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, होमोलिटिक होगा कि हेट्रोलिटिक होगा कि बोथ होगा कि नन ऑफ देम होगा। तो आप आसानी से निशान लगा देंगे कि होमोलिटिक होगा। तो इस तरह के एक नंबर के क्वेश्चन बीएससी पार्ट 1 के आते हैं, मेरा अनुभव रहा है। अब सवाल है कि ये बॉन्ड फिशन कब होमोलिटिक होगा? ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें हमारे रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, हमारे बॉन्ड का नेचर कैसा है, रिएक्शन की कंडीशंस कैसी हैं, ये सारी बातें इसको डिसाइड करेंगी और टाइम टू टाइम आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। मैं यहाँ एक आध एग्जाम्पल के साथ आपके साथ बात को साझा कर रहा हूँ कि जैसे कि अगर हम Cl बॉन्ड को लें, Cl2 को लें और हम उसमें लाइट डालें तो आप देखेंगे कि ये जो Cl बॉन्ड है ये होमोलिटिक फैशन में टूटता है और देता है क्लोराइड फ्री रेडिकल। ये है आपका कि सपोज कि दिस इज द एग्जांपल, दिस Cl2 एंड HNu का मतलब आप जानते हैं, केमिस्ट्री में नोटेशन आपको पता है कि जहाँ कहीं HMu लिखा हुआ है इसको हम फोटॉन कहते हैं। इसका मतलब है कि लाइट है यहाँ। और जहाँ कहीं त्रिभुज का आकार बना है जिसको डेल्टा कहते हैं, इसका मतलब हीट है, सबका नोटेशन है। तो HMu का मतलब है कि ये लाइट यहाँ पे रिएक्शन में।
और तब ये देता है Cl डॉट प्लस Cl डॉट। दिस इज क्लोराइड फ्री रेडिकल, क्लोराइड फ्री रेडिकल्स। तो अगर इसी Cl2 को आप देखें कि Cl2 में अगर हम कैटलिस्ट डाल दें AlCl3 और इसको गर्म करें, तो आप देखेंगे कि आपको अब ये चीज़ नहीं मिल रही, आपको मिल रहा है Cl प्लस प्लस AlCl4 माइनस। तब आपको फ्री रेडिकल नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब ब्रेकिंग का जो स्टाइल है, जो ब्रेकिंग का फैशन है, ये बदल गया है। और इस तरह के वे को हम कहते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन, जिसकी चर्चा अभी और एग्जाम्पल से हम आपके साथ करेंगे। यहाँ इसके और एग्जाम्पल में अगर आप देखें, सिमिलर एग्जाम्पल में, कि अगर आप Br2 में ये बात कहें, Br2 में, तो आपको सिमिलर कि अगर आप लाइट डालें तो आपको मिलेगा Br डॉट प्लस Br डॉट। इसी तरह से जब आप हाई स्कूल में भी पढ़ते हैं और इंटर में भी पढ़ते हैं कि चेन रिएक्शन ऑफ CH4 में जब क्लोरिनेशन आप करते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, और वहाँ पर भी इस फ्री रेडिकल का बहुत बड़ा रोल है। कि दिस एग्जांपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल के अल्केन में आप पढ़ेंगे भी इसकी प्रॉपर्टी में कि CH4 में अगर हम Cl2 डालें और लाइट डालें, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। CH3Cl मिलता है, CH2Cl2 मिलता है, CHCl3 मिलता है एंड CCl4 मिलता है। एक एक हाइड्रोजन हटता जाता है, एक एक Cl लगता जाता है। इसमें जो इनिशिएशन शुरू में क्या होता है, उसमें आपका जो Cl2 है, ये लाइट की प्रेजेंस में आपको देता है Cl डॉट प्लस Cl डॉट, और ये Cl डॉट जो है आगे चल के ये जो हमारा CH3H है, इसको ये तोड़ देता है, और ये Cl डॉट इसके साथ मिलके ये आपको देता है मिथाइल फ्री रेडिकल एंड प्लस HCl। और फिर इसी तरह से रिएक्शन आगे बढ़ता जाता है। ये जो CH3 डॉट है, इसमें एक जो दूसरा Cl बचा हुआ है डॉट, वो मिलके पहला प्रोडक्ट आपका CH3Cl बनाता है। और फिर ये रिएक्शन आगे बढ़ता जाता है और लास्ट प्रोडक्ट आपके पास CCl4 होता है, क्योंकि सारे हाइड्रोजन अब जा चुके हैं। तो ये हम आगे चल के डिटेल चर्चा करेंगे। इसको हम लोग जो यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ जो ये सब ब्रेकिंग हो रही है, ये किस वे में हो रही है, वो होमोलिटिक फैशन में हो रही है। इसी तरह से अगर हम हेट्रोलिटिक फैशन की बात करें, ज़्यादा एग्जाम्पल आपको यहाँ मैं नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे रिएक्शन आपको मिलेंगे ही कि किस तरह से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, जैसे एडिशन रिएक्शन ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन में आप देखेंगे कि यही आपका फ्री रेडिकल रोल अदा करेगा। बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेगा, आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल। दूसरा जो है वो हेट्रोलिटिक फैशन है। हेट्रोलिटिक जो बॉन्ड फिशन है, इसमें आपका क्या होता है कि इसमें आपको कैटायन और एनायन जनरेट होता है। तो पूछ सकता है कि भाई हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन से क्या मिलता है, फ्री रेडिकल मिलता है या केवल कैटायन मिलता है या केवल एनायन मिलता है, और एक ऑप्शन उसमें रहेगा कि कैटायन और एनायन मिलता है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल को मैं दिखाऊं कि यही Cl2 जब AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है आपको, ये देता है Cl प्लस प्लस AlCl4 माइनस। इस एग्जाम्पल को अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बेंजीन है, बेंजीन का जब क्लोरीनेशन करते हैं हम, Cl2 और AlCl3 डालते हैं और इसको हम गर्म करते हैं, तो आपको देता है एक क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन आपको देता है, प्लस HCl आपको देता है। तो यहाँ पर क्या होता है
यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ये टूट रहा है, इसका क्लोरीन यहाँ नहीं लग रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम आपको पढ़ाएंगे तब आप देखेंगे कि पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, यही जो अभी मैंने आपको दिया है कि Cl2 में AlCl3 ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। ये जो हमारा Cl2 है ये AlCl3 का केवल रोल है कि इस Cl-Cl बॉन्ड को पोलराइज करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है। ये Cl-Cl बॉन्ड को एक तरफ खींचता है, पोलराइज करता है और उसको हेट्रोलिटिक फैशन में तोड़ता है, तो आपको मिलता है Cl+ और दूसरा AlCl4- मिलता है। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये फिर क्या हमारे बेंजीन के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि बेंजीन के पास देने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन है लूजली बाउंड, तो वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं इससे आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि होमोलिटिक में क्या होता है, हेट्रोलिटिक में क्या होता है, और होमोलिटिक होगा कि हेट्रोलिटिक होगा ये डिपेंड करेगा कि हमारा बॉन्ड कैसा है, हमारा रिएक्शन कंडीशन कैसी है। कभी आप देख रहे हैं कि रिएक्शन कंडीशन जो ही हमने बदल दिया तो ही वही Cl2 जो है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने लग गया है, और जब रिएक्शन कंडीशन दूसरी थी तो आपको फ्री रेडिकल मिल रहा था। तो होमोलिटिक है कि हेट्रोलिटिक है, इससे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये आपने जाना है, और साथ साथ आप ये भी जाने हैं कि इसको डिसाइड करने वाले ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि बॉन्ड का फिशन होमोलिटिक होगा या हेट्रोलिटिक होगा। अब दूसरी बात हम लोग इसी क्रम में अपनी इस वीडियो में जोड़ते हैं कि बॉन्ड फिशन के बाद जो चीज़ हम लोगों को आएगी, और आज के लेक्चर में हम लोग उसको भी इसमें शामिल कर रहे हैं और हेडिंग उसकी बदल रही है, वो हमारे दो इफ़ेक्ट हैं जो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, और उसमें से एक इफ़ेक्ट हमारा है इंडक्टिव इफेक्ट। ये है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम आई इफेक्ट भी कहते हैं, आई इफेक्ट भी कहते हैं। अब एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊं कि जैसे कार्बन कार्बन की कोई चेन है और इसमें कोई ऐसा एटम जुड़ गया है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है, तो आप तो जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कहने का अर्थ क्या है कि उसकी इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर ज़्यादा है तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको ये क्लोरीन अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। लेकिन ये प्रभाव केवल यहीं तक सीमित नहीं होगा। आप देखेंगे, अगर आप एक कॉमन एग्जांपल देखें कि अगर 4-5 लोग एक साथ एक दूसरे को पकड़े हुए हैं और कोई आदमी एक आदमी को खींचे उस चेन में, तो वो तो इफेक्टेड होगा ही, उसके पीछे वाला भी जुड़ा है तो वो भी इफेक्ट होगा, उसके पीछे वाला वो भी इफेक्टेड होगा। ये अलग बात है कि इफेक्ट का जो अमाउंट है वो ज़रूर चेंज होगा। ये जितना ज़्यादा महसूस करेगा उसकी तुलना में ये कम महसूस करेगा। तब इस पे एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी महसूस करेगा, यहाँ भी महसूस करेगा। लेकिन ज्यों ज्यों डिस्टेंस बढ़ती जाएगी त्यों त्यों इफेक्ट कम होता जाएगा। ये क्लियर कट है। और इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, इसे हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। इसी प्रकार से कि जब इसी चेन में सपोज कोई ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, दे रहा है, धक्का दे रहा है, आपकी चेन में कोई आदमी आपको धक्का दे रहा है, तो जो इमीडिएट आपके सामने है वो ज़्यादा महसूस करेगा, पीछे वाला उससे कम महसूस करेगा। और ऐसे इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। दोनों इफेक्ट में एक खासियत है, क्या, दो चीज़ें, कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी प्रभाव उतना ज़्यादा होगा, एक इफेक्ट। डिस्टेंस जो जो बढ़ती जाएगी त्यों त्यों
मोर डिस्टेंस वाले एटम कम महसूस करेंगे इस इफेक्ट को। सिमिलर थिंग इज हियर आल्सो, कि जितना ज़्यादा इसकी पावर होगी इलेक्ट्रॉन पुशिंग की, उतना ये इफेक्ट ज़्यादा कहलाएगा। साथ साथ ज्यों ज्यों डिस्टेंस बढ़ती जाएगी त्यों त्यों वो असर कम होता जाएगा। इसका मतलब कि चाहे माइनस आई इफेक्ट हो, चाहे आपका प्लस आई इफेक्ट हो, दोनों ही चीज़ों में एक चीज़ तो तय है कि ज्यों ज्यों डिस्टेंस बढ़ेगी त्यों त्यों असर जो है वो कम होता जाएगा। इट इज़ वेरी क्लियर। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये जो आपके पास इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट है। बहुत बार पूछा जाता है कि ये कैसा इफेक्ट है, ये परमानेंट है या टेम्परेरी है। परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट का क्या मतलब है? बहुत बार कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, छात्रों को, कि सर परमानेंट का क्या मतलब। परमानेंट का ये मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की पुलिंग है, सपोज ये लगातार पुल कर रहा है, कैसे आप रस्सी खींच रहे हैं, लगातार पुल कर रहा है। ऐसा नहीं कि 2 मिनट पुल किया 2 मिनट आराम करने लगा, 2 मिनट खींच रहा है 2 मिनट सो गया, ऐसा नहीं है। ये परमानेंट है। परमानेंट का और टेम्परेरी का मतलब ये है कि जब ज़रूरत पड़ी तब इफेक्ट नज़र आया, ज़रूरत ख़त्म इफेक्ट ख़त्म, नज़र नहीं आएगा। हम कई बार क्लास में भी इस बात को बोलते हैं कि बच्चों परमानेंट आपका दोस्त है, इसका मतलब वो हरदम आपके साथ है, रसगुल्ला खाने में भी साथ है, जूता खाने में भी साथ है। टेम्परेरी का मतलब अलग है, काम पड़ रहा है, आपसे नोट लेना है, कुछ काम निकालना है, मीठा बोल रहा है, काम खत्म, आँख घुमा लिया, कोई मतलब नहीं है। तो आगे चल के हम देखेंगे जो हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो टेम्परेरी है। वो टेम्परेरी का मतलब ऑन द डिमांड ऑफ रिएजेंट दैट इफेक्ट विल अपीयर। जब तक डिमांड नहीं है तब तक अपीयर नहीं होगा। तो इसको बहुत बार पूछा जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट है या टेम्परेरी है। तो याद रखिए कि ये परमानेंट इफेक्ट है और जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम पढ़ाएंगे वो टेम्परेरी है। वो आप देखेंगे कि बोतल में अगर मान लीजिए एल्डिहाइड पड़ा हुआ है तो शांत कोई हलचल नहीं है, जो ही उसमें आप न्यूक्लियोफाइल कुछ डालेंगे तो ही रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो सिमिलर थिंग इलेक्ट्रोमेरिक में सिमिलर एग्जाम्पल इस तरह के बहुत सारे मैं आपको दूंगा अभी। यहाँ पे इस इफेक्ट का जितना ये इफेक्ट इम्पॉर्टेंट, उससे सेवरल टाइम्स जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है कि इस इंडक्टिव इफेक्ट का रोल क्या है, मॉलिक्यूल्स में क्या रोल है। और पर्टिकुलर यहाँ जो आज मैं डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में केवल एक चीज़ के लिए कि किसी एसिड की एसिडिटी को कैसे ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो प्रभावित करेगा। अगर आपके पास कई एसिड्स हैं तो कौन किसकी एसिडिटी कितनी है, कितना पीएच है, ये यहाँ डिस्कस नहीं हो रहा है। यहाँ केवल ये तुलनात्मक है कि किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी, और उसी को हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे कि एसिड की एसिडिटी को कैसे इंडक्टिव इफेक्ट प्रभावित करता है। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव effect of inductive effect on acidity of acids, उसी की हम लोग आज आपके साथ चर्चा करेंगे। और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा भी और आता हमेशा है। इस चीज़ को जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि एसिड किसको कहते हैं। एसिड की बहुत सारी डिफिनीशंस आप देखेंगे, अर्नियस की डिफिनीशन देखेंगे, हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड की डिफिनीशन देखेंगे, लेकिन यहाँ मैं लिमिट कर रहा हूँ कि हम एसिड को 2 डिफिनीशन के आधार पर डिसाइड कर रहे हैं। कि एक तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का सिद्धांत है कि एसिड्स जो हैं वो प्रोटॉन डोनर हैं। प्रोटॉन डोनर मीन्स H+ डोनर है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री H+ मीन्स प्रोटॉन, और बेस जो हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं, एक डिफिनीशन। और ल्यूइस का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम यूज कर रहे हैं कि ल्यूइस के अनुसार
ज़्यादा मॉडर्न है। लिविस के अनुसार एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, डेफिशिएंट मीन जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एंड बेसेस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो उसी बेस पे हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हमारे पास दो एसिड्स हैं और उनमें एक एसिड में कोई डिफरेंट एटम लग गया, एक एग्जाम्पल से मैं दिखाऊं तब आपको समझ में आएगा कि कैसे आप बता पाएंगे। सपोज कि आपके पास दो एसिड्स हैं, एक एसिड आपके पास एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, और दूसरी हमारे पास जो एसिड है वो क्लोरोएस्टिक एसिड है। ये दो एसिड्स हैं। अब अगर आपको इनकी तुलना करनी है कि किसकी एसिडिटी ज़्यादा है और किसकी एसिडिटी कम है, तो आप कर सकते हैं। कैसे? इस CH3 को आप इस तरह लिख सकते हैं। ये हाइड्रोजन के बारे में आप जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, जबकि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये 7th ग्रुप का एलिमेंट आप जानते हैं, कार्बन से काफ़ी ज़्यादा है, और तब कुछ इस तरह से होगी बात। इसका मतलब कि ये क्लोरीन जो एसिड की एसिडिटी है उसके इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है। बढ़ाने का मतलब क्या है कि एसिड तो वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जितनी ज़्यादा कमी होगी उतनी बड़ी एसिड होगी। जैसे दो गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी के पास पैसे की कमी है, जितनी ज़्यादा कमी होगी उतना बड़ा गरीब, सीधी सी बात है। सो दैट इज़ द रीजन कि आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि ये हमारा मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड या जो हमारा क्लोरोएस्टिक एसिड है उसकी एसिडिटी जो है वो निश्चित रूप से इस एस्टिक एसिड से ज़्यादा है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जो संख्या बढ़ती जाएगी, अगर कोई आपसे पूछे कि Cl है और CH2COOH है, अगला मॉलिक्यूल हमारा Cl2CHCOOH है, अगला मॉलिक्यूल हमारा Cl3CCOOH है। इसको हम मोनोक्लोरो एस्टिक एसिड बोल रहे हैं, इसको डाइक्लोरोएस्टिक एसिड बोल रहे हैं, इसको ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड बोल रहे हैं। तो नेचुरल है कि ज्यों-ज्यों ये क्लोरीन की संख्या बढ़ती जाएगी त्यों इलेक्ट्रॉन खींचने वाले लोग ज़्यादा आते जाएंगे। ज़्यादा आते जाएंगे तो क्या होगा, डेफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, और यही डिफिनीशन है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी, एसिडिटी क्या होगी उतनी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। दूसरा, कुछ और एग्जाम्पल से अगर हम लोग देखें कि डिस्टेंस के कैसे प्रभाव पड़ेगा, उसको भी आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो फिर कैसे अपना असर डालेगी। हमने आपको बताया है कि डिस्टेंस ज्यों ज्यों बढ़ती जाएगी त्यों त्यों असर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल से भाई ये Cl है और ये CH2COOH है, और अगला मॉलिक्यूल हमारा है Cl, CH2, CH2COOH। अब इस एसिड ग्रुप से डिस्टेंस इस क्लोरीन की ज़्यादा है या इस क्लोरीन की ज़्यादा है, आप देख के बता सकते हैं कि किसकी ज़्यादा है। तो डिस्टेंस तो इसकी ज़्यादा है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है, और डिस्टेंस जो जो बढ़ेगी त्यों तो उसका जो पुलिंग का प्रभाव है वो कम होता जाएगा। इसका मतलब कि ये कम डेफिशिएंट बना पाएगा और ये क्या उसकी तुलना में ज़्यादा बना पाएगा। तो किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, बड़ा सिंपल सा है कि इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी और इसकी एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। नाम लिखने में तो आप जानते हैं कि सबका कॉमन नाम नहीं होता। कॉमन नाम अब पूरे घर भर में सब लोगों का कॉमन नाम नहीं आ जाएगा बबलू डब्लू। तो फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड का तो कॉमन नेम है, ज़्यादा प्रचलित है। बाकी लोगों का IUPAC नेम आप जानते हैं कि एसिड में ओइक हम लोग लेते हैं, है ना। तो यहाँ कितने कार्बन है,
एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा? 3 क्लोरो है, 3 क्लोरो और प्रोपेनोइक एसिड, 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। और ये हमारा क्या है? ये हमारा 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड है, 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड। आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपको कॉमन नेम, मार्केट नेम, आईपीएससी नेम, इन सब चीज़ों पे आपकी पकड़ पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बीएससी एमएससी का इम्तहान दे रहे हो उसमें कोई नाम थोड़ा आपसे पूछेगा, नाम तो हाई स्कूल में बताया जाता है। तब फिर क्या होगा? आपको कई बार आपसे कह देगा कि 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड या 2 क्लोरो या क्लोरो एस्टिक एसिड में बताइए कौन ज़्यादा। आप सब जानते हैं, सारी थियरी ब्रॉन्स्टेड की, ल्यूइस की, सब जानते हैं, लेकिन आप नाम दे दिया गया तो स्ट्रक्चर नहीं लिख पा रहे हैं, तो क्या असहाय हैं आप। इसलिए पहली आवश्यकता आपको ऑर्गेनिक जानने के लिए कि आप नाम लिख सकें, नाम दिया है तो स्ट्रक्चर लिख सकें। दोनों पे एकदम पूरी तरह से आपको पारंगत होना होगा। अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपको इमीडिएट। इसलिए आप जो है एक मिनिमम नॉलेज जो नॉमेनक्लेचर का वो आपको होना चाहिए। किसी दिन मैं नॉमेनक्लेचर भी एक बार आपको फिर से मैं पढ़ा दूंगा आपको। अब सवाल है कुछ और एग्जाम्पल से। आप देखिए कि मान लीजिए कि आपके पास ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है, HCOOH, ये हमारा है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक, ये हमारा है फॉर्मिक एसिड, और ये हमारा एस्टिक एसिड है। किसकी एसिडिटी ज़्यादा है? तो जनरली कन्फ्यूजन में जो आंसर आता है क्लास में, बड़ा मॉलिक्यूल देख के वो धड़ दे बोलता है लड़का ज़्यादातर कि एस्टिक एसिड ज़्यादा। कई बार मैं आवाज़ को भी ऊपर नीचे कर देता हूँ तो ज़्यादा आवाज़ वाले को सोच लेता कि यही हो रहा है आंसर, लेकिन नहीं, आपको सोचना है कि ये CH3 ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये H न तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और न ही क्या है, ये विड्रॉइंग है। इसलिए जो एसिडिटी यहाँ मौजूद है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला ग्रुप है। देने वाला तो डेफिशिएंसी को क्या करेगा? कम करता जाएगा, एसिडिटी को भी कम करता जाएगा। तब निश्चित रूप से फॉर्मिक एसिड की जो एसिडिटी होगी वो इस एस्टिक एसिड से क्या होगी? ज़्यादा होगी। और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है थ्योरेटिकल ज्ञान कि जब एक्सपेरिमेंटल ज्ञान आप करेंगे, चाहे लिटमस पेपर से देखेंगे, चाहे pH वैल्यू निकालेंगे, तो आपको लगेगा कि जो बोला जा रहा है वो पूरी तरह सत्य बोला जा रहा है। एक एग्जाम्पल और मैं डिस्कस आपके साथ करूंगा और उसके बाद फिर आज के वीडियो को बंद करूंगा और फिर बाकी बाद में करूंगा। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत बार पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चंस में आपको आ सकता है ये, और चूंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मेरा ये प्रयास होगा कि नॉलेज के साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चनिंग धीरे धीरे बढ़ाई जाए। जब थोड़ी आपकी नॉलेज हो जाए तो आपको थोड़ी क्वेश्चनिंग बढ़ाई जाए, जिससे आप आने वाले दिनों में क्वेश्चंस में काफ़ी पारंगत हो सकें। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये एसिड आप जानते हैं, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर है और इसको हम बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। दिस इज द कॉमन नेम। इसमें जो ही आप एक CH2 लगा देंगे तब इसका नाम है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक। याद रखिए ये मेलोनिक एसिड है, शब्दों का बड़ा ध्यान है, मैलेइक नहीं है। मैलेइक में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आता है, लेकिन ये मेलोनिक है, इसमें कोई अनसैचुरेशन नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है। और अगली इसी तरह से एक एग्जांपल और मैं दिखाऊंगा आपको कि CH2 COH और COH है।
इसको सक्सिनिक कहते हैं, सक्सिनिक एसिड। इसी तरह से आगे एडपिक एसिड, इस तरह के एसिड्स। अब इन्हीं एग्जाम्पल्स में आपकी चर्चा कर रहा हूँ कि ये एसिडिटी का क्रम क्या होगा। तो इसको जानने के लिए आप जानिए कि एसिड ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैंने पहले कई बार बताया है कि OH NH2 ये लोग डोनेटिंग आर डोनेटिंग है, लेकिन बाकी तमाम ग्रुप जो हैं सब विड्रॉइंग है। एसिड काफ़ी COH ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अब तुलना करने के लिए हमने एक की तुलना में दूसरे को अगर देखें तो एकदम इस कार्बन से सटा हुआ है। यहाँ पे डिस्टेंस अब बढ़ने लगी। अब देखिए इसकी तुलना में इसकी डिस्टेंस थोड़ी बढ़ गई, इसकी तुलना में इसकी डिस्टेंस अब और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी तो आपको सिखाया गया है कि डिस्टेंस ज्यों ज्यों बढ़ती जाएगी असर कम होता जाएगा। तो इसका मतलब इनमें माइनस आई इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के कारण कम होता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित हो रहा है? सो दैट इज द रीजन द एसिडिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड maximum here and then here and then here. This is the order of acidity. मैं समझता हूँ कि आज इस लेक्चर को यहीं मैं रोक रहा हूँ, लेकिन अगला लेक्चर इससे कनेक्टेड है। अगले लेक्चर में मैं इंडक्टिव इफेक्ट के ही बेसिसिटी क्या प्रभाव होंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स को मैं आपके साथ साझा करूंगा। और हो सकता है कि कुछ एग्जाम्पल्स में मैं रिजोनेंस को भी, चूँकि आप पढ़ चुके हैं तो उसको भी मैं जोड़ूंगा। इसलिए एक बराबर ध्यान रखिए कि हमेशा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वो चीज़ आपको तुरंत आ जाएगी। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत है कि हर लेक्चर दूसरे लेक्चर से कहीं न कहीं रिलेटेड है, और अगर आपने कुछ छोड़ा तो आपने कुछ खोया और हो सकता है आपको समझ में भी नहीं आए। इसलिए हर लेक्चर को आपको ध्यान से सुनना है। और फिर भी अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में क्वेश्चंस लिख सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम को कमेंट में लिखिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा, प्रयास क्या करूंगा बल्कि करूंगा ही करूंगा, मैं आपके लिए समय निकाल के उन क्वेश्चंस के आंसर को भी अगले लेक्चर में फिर अपलोड करूंगा। थैंक यू।